प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है डीओई की अगली वर्कशीट 38 में, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक। जिसके अंदर एक नया एक वर्ड आया आपके लिए, अपरूप। कार्बन के अपरूप। तो अपरूप क्या होते हैं? किसी एक तत्व के विभिन्न रूप होते हैं। अपरूप किसी एक तत्व के विभिन्न रूप होते हैं जिनके भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं, जबकि उसके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ये ध्यान रखना, भौतिक गुणधर्म का मतलब ये होता है कि वो देखने में कैसे हैं, उनको जब हम टच करते हैं तो किस तरह का महसूस होता है, ये उसके भौतिक गुणधर्म होते हैं। और रासायनिक गुणधर्म का मतलब ये होता है कि जब वो किसी दूसरे तत्वों से अभिक्रिया करते हैं तो कैसा रिएक्शन करते हैं। रासायनिक गुणधर्म यहाँ पर समान इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक ही तत्व के बने हुए हैं, कार्बन के, इसलिए उनके रासायनिक गुणधर्म समान रहेंगे। लेकिन अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं तो भौतिक गुणधर्म उनके डिफरेंट रहेंगे। और एक ही तत्व के विभिन्न रूपों को हम अपरूप बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में अगर हम बात करें कि कार्बन के कौन कौन से अपरूप हैं, तो यहाँ पर कार्बन के 3 अपरूप दिए गए हैं, जिनमें से हम दो को, एक तो ग्रेफाइट है, एक हीरा है, और इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक है बंकमिस्टर फुलरीन। बंकमिस्टर फुलरीन 3 हैं। ये हीरे की संरचना है, ये ग्रेफाइट की संरचना है, और ये बंकमिस्टर फुलरीन की संरचना है। तो हमें इनको एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रेफाइट और हीरा का, तो इनके अंदर एक डिफरेंस के फॉर्म में इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी संरचना की। तो संरचना कैसी होती है? ग्रेफाइट के अंदर एक षटकोणीय तल की तरह कार्बन के तत्व व्यवस्थित होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और हीरा के अंदर एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना होती है, 3D संरचना होती है हीरे की। और आबंधन की अगर बात करें, और इसी आबंधन से हमें ये पता लगता है कि उनकी संरचना षटकोणीय या फिर दृढ़ त्रिआयामी क्यों होती है। आबंधन में आप देखेंगे कि कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होता है। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक कार्बन है, वो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं, इस तरह से। तो जब कार्बन 3 कार्बन से जुड़े होते हैं तो उससे जो संरचना बनती है वो बनती है षटकोणीय संरचना। और अगर हम बात करते हैं हीरा की, तो कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं से के साथ आबंधित होता है। इसलिए हीरे की संरचना में एक कार्बन और ऐड हो जाता है। जैसे इसके साथ में हमने एक कार्बन और ऐड कर दिया। अगर 4 कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो हीरे की संरचना बन जाएगी, और अगर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक वहाँ पे नहीं है, तो फिर वहाँ पर ग्रेफाइट की संरचना बन जाएगी। ये इनका डिफरेंस होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें रूप की, तो ग्रेफाइट थोड़ा चिकना होता है और फिसलन वाला होता है, फिसलनशील है, चिकना और फिसलनशील। हीरा आप सबको पता ही है कि इस अभी तक जितने भी पदार्थ हमने जानते हैं उनमें से सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही है। चालकता की अगर बात की जाए, चालकता हम बात करते हैं कि उसके अंदर से विद्युत की सुचालक होती है या कुचालक होती है, कोई भी धातु या धातु। तो ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो विद्युत की सुचालक है। विद्युत की सुचालक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त मिलते हैं वो हमेशा विद्युत का सुचालक होगा। जो कि हीरा एक कठोर धातु है, इसके अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, तो ये विद्युत की कुचालक होती है। अब अगर बात करते हैं हम उपयोगिता की, यानी कि ये कहाँ पर उपयोग किए जाते हैं, तो ग्रेफाइट स्नेहक के रूप में कहीं पे चिकनाई पैदा करनी हो किसी सरफेस पर, या फिर पेंसिल लेड के अंदर। पेंसिल के अंदर आपने देखा होगा कि एक ग्रे कलर की जो लीड होती है जिससे हम लिखते हैं, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। और हीरे के काम एक तो होता है क्योंकि ये कठोर धातु है तो कुछ उपकरणों को काटने के काम में आता है, साथ साथ ये काफ़ी चमकदार होता है, तो इसको आभूषण के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। वो काफ़ी महंगा भी होता है क्योंकि बहुत अच्छी तरह से चमकता है, बहुत कम रोशनी में भी चमकता है। तो इन तीनों की संरचना अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, तीनों की संरचना काफ़ी अच्छी दी हुई है। हीरे की संरचना में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपने कोई एक कार्बन लिया है, ये वाला, तो ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, जैसी हमने ऊपर बात की थी। अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट में मान लीजिए कि ये वाला एक कार्बन है, तो ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जहाँ तक बात करते हैं हम बंकमिस्टर फुलरीन की, तो बंकमिस्टर फुलरीन अपने आप में एक अद्वितीय
संरचना वाला होता है। इसकी संरचना फुटबॉल के आकार की होती है और इसकी जो सबसे पहले खोज हुई थी, सबसे पहले जो बंकमिस्टर खोजा गया था उसका नाम था C16 के रूप में इसकी पहचान की गई थी और इसका आकार फुटबॉल के आकार का होता है। लेकिन इसका एक नाम जो फुलरीन नाम है, ये क्यों पड़ा है इसके बारे में भी छोटी सी लाइन दी हुई है, एक आपको जानना चाहिए इसके बारे में ज़रूरी। ये अमेरिकी एक आर्किटेक्ट था। आर्किटेक्ट होते हैं जो किसी कंस्ट्रक्शन के लिए मैप या नक्शा बनाते हैं। तो इसने एक जियोडेसिक गुम्बद बनाया था जिसका नाम इस आर्किटेक्ट का नाम था बंकमिस्टर फुलर। तो जियोडेसिक गुम्बद के आकार का, क्योंकि बंकमिस्टर की इस फुलरीन की संरचना होती है, इसलिए इसका इस केमिकल का नाम, इस यौगिक का नाम फुलरीन रख दिया गया। एक इस कार्बन का जो ये अपरूप है इसका नाम फुलरीन रख दिया गया। तो ये बंकमिस्टर फुलर के नाम पे इसका नाम रखा गया है। इसके बाद में एक टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार आता रहता है, हम उसकी बात करेंगे कि कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। इस बारे में हम जानना चाहेंगे। कार्बन की जो सर्वोत्मुखी प्रकृति है, सर्वोत्मुखी का मतलब होता है कि वो सबके साथ घुल मिल कर रहता है। ऐसा क्यों करता है? तो दो हेडिंग है मेन, एक तो है श्रृंखलन और दूसरी है चतुसंयोजकता। इनके अंदर भी कुछ सब पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें श्रृंखलन के लिए, तो श्रृंखलन में आप देखेंगे कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। तो श्रृंखलन की डेफिनेशन आप यहाँ से हम याद रखिए हमेशा। कार्बन क्या करता है कि एक कार्बन अपने ही दूसरे तत्वों के साथ, यानी कि कार्बन के साथ में ही लंबी श्रृंखला बना सकता है, जुड़ते जुड़ते एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। एक लंबी चेन भी बना सकते हैं, साइड चेन भी बना सकते हैं, किसी भी तरफ जुड़ सकते हैं, या फिर आपस में कोई रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। एक रिंग की तरह कार्बन जुड़कर एक स्ट्रक्चर बना सकता है। तो कार्बन की ये इसी अद्वितीय क्षमता की वजह से जो एक लंबी संरचना बन सकती है उसे हम श्रृंखलन कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कार्बन ही ये काम करता है। अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं जिसमें 7 या फिर 8 परमाणु तक श्रृंखला हो सकती है। देखिए, सिलिकॉन बनाता ज़रूर है श्रृंखला, लेकिन उतनी अच्छी नहीं बनाता जितनी कार्बन बनाता है, क्योंकि एक तो इसमें लिमिटेशन है 7 या 8 परमाणुओं की। दूसरी बात ये होती है कि इससे जो यौगिक बनते हैं वो अति अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन जो यौगिक बनाता है वो काफ़ी स्थिर होते हैं, वो जब एक बार बन जाते हैं तो उसी अवस्था में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन की, तो उसके बने हुए यौगिक काफ़ी अभिक्रियाशील होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कार्बन कार्बन आबंध की, तो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड की, तो उससे ज़्यादा मजबूत होता है, अतः यह स्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में चतुसंयोजकता। कार्बन की चतुसंयोजकता के बारे में हम पिछले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 होता है, इसलिए जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि संयोजकता है, वो 4 हो जाती है। और इसके लिए कार्बन 4 तरफ अपने आबंध बना सकता है, इसी वजह से इसको चतुसंयोजकता इसके पास होती है। और इसमें जो कार्बन होता है, कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण के कारण इसका छोटा आकार भी होता है। देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया है यहाँ पर, छोटा आकार। जितना आकार छोटा होता है किसी भी नाभिक के बाद, कार्बन में आपको पता है कि 2 ही कक्ष होते हैं। ये नाभिक है, उसके बाद में 2 कक्ष हैं। तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये किसी दूसरे तत्व के साथ में अभिक्रिया करता है, तो दोनों के नाभिक और नाभिक के बीच की जो आबंधन होता है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि नाभिक काफ़ी दूर पड़ जाता है। दूर कैसे पड़ेगा? जब कक्ष ज़्यादा होते हैं, एक कक्ष और बढ़ा देते हैं हम किसी तत्व में, फिर और कक्ष बढ़ा देते हैं, तो जितना दूर नाभिक हो जाएगा उतनी ही ज़्यादा आबंधन की जो मजबूती होती है वो कम हो जाती है। तो छोटा आकार होना भी एक कार्बन का एक उसका विशेषता है, जिसकी वजह से एक मजबूत आबंधन बनाता है। तो इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के, इस कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़ा रहता है। बड़े परमाणु वाले तत्वों में बने आबंध तुलना में अत्यधिक दुर्बल होते हैं। तो ये कुछ बातें हमने पढ़ी हैं आज की वर्कशीट में। अब चल के देखते हैं कि अभ्यास में हमने जो पढ़ा है उसमें से कितना समझ में आया है। तो देखिए, अभ्यास करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो प्रश्न है वो है कार्बन सर्वोत्मुखी प्रकृति क्यों दर्शाते हैं।
तो इसके लिए आपको ये दोनों पॉइंट यहाँ से रखने हैं। सर्वोत्मुखी प्रकृति इसलिए दर्शाता है क्योंकि एक तो इसके पास में श्रृंखलन की अद्वितीय क्षमता होती है, ये पॉइंट। और दूसरा बताना है आपको इसके बारे में चतुसंयोजकता के बारे में कि कार्बन के पास में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण ये आबंधन क्षमता अधिक होती है और आकार छोटा होती है, जिससे कि मजबूती के साथ में तत्वों को साथ में जुड़ सकता है। तो ये 2 पॉइंट आप इसके अंदर लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है हमारे पास में, कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं? तो ये इसका आंसर भी आपको यहाँ से लिखना है, चतुसंयोजकता वाले पॉइंट से। 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं, इसलिए ये इसके कारण परमाणु इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रखता है और इसलिए ये आपस में जुड़कर अनेक यौगिक प्राप्त करते हैं। ये ऊपर वाला पॉइंट भी आप ले सकते हैं, कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है तो यह स्थायी होता है, फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणु के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। तो एक ये वाला पॉइंट 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉइंट यहाँ से स्थायी बनाता है और अलग अलग यौगिक बना सकता है, इसके आंसर में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारे पास में है, फुलरीन में कार्बन के परमाणु की न्यूनतम संख्या एवं उसका आकार बताइए। देखिए आकार उसका फुटबॉल के आकार का होता है, या फिर हम लिख सकते हैं जियोडेसिक गुंबद, जियोडेसिक गुंबद के आकार का, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं, ये तो आकार हो गया। अब पूछा गया है कि परमाणु की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो क्योंकि आप देखा होगा कि C60 लिखा हुआ था वहाँ पे, तो C60 का मतलब ये होता है कि उसके अंदर 60 कम से कम कार्बन होते हैं, जो बंकमिस्टर फुलन की अगर बात की जाए। तो दोनों का आंसर आपका यहाँ से हो गया। इसके बाद में अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें एक बच्चा दोनों ओर पेंसिल छीलकर बैटरी के दोनों टर्मिनलों को जोड़ देता है, क्या परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी? कारण बताइए। देखिए हाँ, बिल्कुल विद्युत धारा प्रवाहित होगी, एकदम सही है, क्योंकि जो पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर आपको पता है ग्रेफाइट होता है, और ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। तो ये आपको लिखना है कि हाँ बिल्कुल विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसके अंदर ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये इसका चौथे का प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट में सारे क्वेश्चन लिखना है और इस वर्कशीट को कंप्लीट करके और ग्रुप में शेयर कर देना है। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।